नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैवस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के नेतार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। तो चलिए पहली खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहली खबर हमारी आई है, थमा चुनावी शोर, अब डोर टू डोर। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बुधनी, विजयपुर और रायपुर दक्षिण का दंगल दिलचस्प हो गया है। खास बात यह है कि यह चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। देखिए, इन चुनावों के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यह बात तो तय है। लेकिन ये चुनाव अब नतीजे जो हैं वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं कि क्या नतीजे आते हैं। चुनावी मैदान में भाजपा कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को उतारा है। 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, मतदान है, और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। और अब एक एक कर अलग अलग सीटों का विश्लेषण हम करते जाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में दंगल में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास भी है। बुधनी सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां पर रमाकांत भार्गव जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने बुधनी से राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी ने विजयपुर से कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत को उम्मीदवार बनाया है। तो कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मल्होत्रा ने 3 महीने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ली है। रायपुर दक्षिण की बात कर लेते हैं। इस सीट से बीजेपी ने सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने भरोसा जताया है आकाश शर्मा पर। लेकिन उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो बात मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे कही थी कि ये जो तमाम दिग्गज हैं, इनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, पार्टियों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है कि किसे जीत हासिल होती है। बुधनी सीट की इस चुनाव में खूब चर्चा हो रही है। बुधनी में कांग्रेस बीजेपी ने जीत के लिए बिसात बिछाई है। तो चलिए सबसे पहले यहां के समीकरण को समझ लेते हैं और फिर बाकी सीटों की बात करेंगे। तो बुधनी में रोमांचक मुकाबला क्यों है, ये अब हम आपको बताते हैं एक एक कर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से इस सीट से जीतते चले आए हैं। बहरहाल इतिहास की थोड़ी बात कर लेते हैं। बुधनी विधानसभा सीट पर जो पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो हुआ था साल 1957 में, और कांग्रेस की राजकुमारी सुराज काला ने यह पहला चुनाव जीता था। पहले चुनाव की बात ही हो गई। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से 6 बार जीतकर विधायक बने हैं, और उन्हीं के लोकसभा जाने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव होने हैं। थोड़ा स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इस सीट पर कुल वोटर्स की संख्या है तकरीबन 2,44,000। उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी ने रमाकांत भार्गव पर दांव लगाया है। रमाकांत भार्गव जो है वो सामान्य वर्ग से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के सबसे करीबी नेता हैं इस पूरे क्षेत्र के, और शायद उन्हीं की सिफारिश के बाद रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है। एक और बड़ी बात कि 6 चुनाव जो जीते शिवराज सिंह चौहान ने, उनमें संचालक की भूमिका जो है पार्टी के, वो इन्होंने निभाई थी। इससे पहले रमाकांत भार्गव विदिशा के सांसद भी रह चुके हैं। 2019 में उन्होंने पहली बार विदिशा सीट से चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के शैलेंद्र चंद्र को हराया। इसके साथ एक और जो प्लस अपडेट है कि अपेक्स बैंक के चेयरमैन भी हैं भार्गव। तो ये बात हो गई बीजेपी के पक्ष की। अब कांग्रेस के पक्ष की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से राजकुमार पटेल मैदान में है। किरार समाज से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं पटेल, और इसके अलावा वो रहने वाले हैं सीहोर के बख्तरा के। तो ये उनके बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी। 1993 में बुधनी सीट से वो विधायक भी रह चुके हैं, और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय तब स्कूली शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, LLB किया, MA किया, और
जातिगत समीकरणों को देखते ही कांग्रेस ने पटेल पर दांव लगाया है। थोड़ा सा जो संबंध है उनकी बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और इसके अलावा जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी उनके अच्छे संबंध माने जाते हैं। चलिए अब अगली सीट की बात करते हैं, विजयपुर। यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी का अपना अपना विजय प्लान है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा चुनावी मैदान में है। दोनों ही दलों ने मैदान जीतने के लिए पिछले कुछ दिनों में तमाम जतन जो है वो किए हैं और सियासत का रण यहां पर भीषण है। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट जो है वो आदिवासियों का गढ़ मानी जाती है। क्षेत्र में आदिवासियों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद में वो यहां पर हैं। आदिवासी यहां किसी भी राजनीतिक दल का गणित बिगाड़ सकते हैं। तकरीबन 60,000 वोटर्स हैं विजयपुर में। अगर आदिवासी समाज की बात करें तो पिछले चुनाव तक आदिवासी वोटर्स का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ रहा, ऐसे आंकड़े कहते हैं। और जो दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि माली कुशवाहा समाज के तकरीबन 30,000 वोटर्स यहां पर निर्णायक की भूमिका में हैं। साथ ही 35,000 जाटव वोटर्स भी हैं जो यहां के समीकरण बिगाड़ सकते हैं या बना सकते हैं। ये तय करेगा यहां का जो वोटर है वो। उपचुनाव क्यों हो रहे हैं? रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से और इसके बाद यहां पर ये सीट खाली हो गई थी। 2,54,000 मतदाता ही इस बात को तय करेंगे कि रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, अब उन पर दांव फिर लगाया जाएगा या फिर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश मल्होत्रा, उनकी तरफ मतदाता जाते हैं। कारण जो है वो एक एक कर आपके सामने आते जा रहे हैं। दरअसल उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। यह सीट खाली हो गई थी रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने के बाद। अब रामनिवास रावत जब बीजेपी पहुंचे तो पार्टी में उन्हें सम्मान भी मिला और मंत्री पद भी मिला। कैबिनेट में, मोहन कैबिनेट में मंत्री पद दिया गया रामनिवास रावत को। थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। 1987 से 1990 के बीच जो चुनाव हुए उसमें उनकी एंट्री मिलती है। रामनिवास रावत तब एंट्री में आए थे और उन्हें दिया गया था ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद। रामनिवास रावत जो है वो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और यही वजह है कि विजयपुर विधानसभा से वो 6 बार जीते हैं। जी हां, एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा काउंट है। 6 बार उनको यहां से जीत हासिल हुई है। जबकि जब हम दूसरी ओर देखते हैं, कांग्रेस की ओर देखते हैं, तो मुकेश मल्होत्रा प्रत्याशी के तौर पर नजर आते हैं। अब मुकेश मल्होत्रा के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन एक बड़ी चीज है वो ये कि उन्होंने 3 महीने पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ली है। 43 वर्षीय मुकेश मल्होत्रा कराहल तहसील के सिलपुरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने भी, इससे देखिए कोइंसिडेंस, एमए और एलएलबी की पढ़ाई की है। साल 2013 में मध्य प्रदेश शासन में शहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त था। अब जो है वो मैदान में है, चुनावी मैदान में, और सीधे इस वक्त विधायकी की उम्मीदवारी कर रहे हैं। फिलहाल जो है वो ग्राम पंचायत है सिलपुरी, उसके सरपंच हैं। 2,54,000 वोटर्स मुकेश मल्होत्रा को चुनेंगे या फिर रामनिवास रावत को। किसकी किस्मत पलटेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये मध्य प्रदेश की दोनों सीटों की मोटी मोटी जानकारी हमने आपको दी। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ की एक सीट रायपुर दक्षिण, यहां पर भी उपचुनाव होना है। यहां पर भी चुनावी दंगल काफी दिलचस्प है। एक तरफ कांग्रेस ने फ्यूचर फेस को रेस में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने सुनील सोनी के जरिए चुनावी बिसात बिछाई है। उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस बीजेपी ने तमाम सियासी जतन किए हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी नजर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल तमाम स्टैट्स, तमाम जानकारी के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन सियासी उफान ऐसा है जैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा हो। प्रचार के लिए अब बेहद ही कम समय है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भरपूर बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने 5,000 करोड़ के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुटकी ली है। चंद्राकर ने प्रमोद दुबे को बीजेपी का करीबी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा
कि प्रमोद दुबे बीजेपी के नेट बॉलर हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। प्रमोद दुबे जी की बात छोड़ो, वो हमारे मित्र हैं, वो तो भाजपा के नेट बॉलर हैं। नेट बॉलर समझ गए ना, बल्लेबाजों को जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, नेट प्रैक्टिस नहीं होती है तो नेट प्रैक्टिस के लिए एक्सपर्ट बॉलर बुलाए जाते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो रही करके, किसी भी खिलाड़ियों से पूछ लो। तो वो भाजपा के नेट बॉलर हैं प्रमोद दुबे जी। इधर प्रचार कार्यों में जुटे पीसीसी चीफ दीपक बैज पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर खुद को रोक नहीं पाए हैं। चंद्राकर के बयान पर बैज बोले कि ये भाजपा की हार की बौखलाहट है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर सियासत तीसरे आसमान पर है। ऐसे में अब देखना होगा कि ये सियासी उफान 13 नवंबर को किसके ऊपर भारी और किसके सिर का ताज बनता है, ये देखने वाली बात होगी। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। चलिए, और अब जेसी की बारी। ये खबर इसलिए क्योंकि ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंद पड़ी हुई जेसी मिल को देखने का निश्चय किया और वहां पर वो पहुंचे उस मिल का निरीक्षण करने। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिलकर जेसी मिल का जायजा लिया उन्होंने और उसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 4 वर्ग गरीब, किसान, महिला और युवाओं के बारे में बताया है, हमारी सरकार इन्हीं 4 वर्गों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखेगी। हमने ये भी तय किया है कि हमारा निर्णय मजदूरों के हित में होना चाहिए। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। गरीब और महिलाओं को रोजगार देने के लिए नए नए उद्योगों को लगाना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन साथ ही राज्य में बंद पड़ी मिलों के मजदूरों के हितों में सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों के बारे में भी उन्होंने बताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हुकुमचंद मिल को लेकर सरकार निर्णय ले सकती है। अब सज्जन मिल के संदर्भ में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इस तरह से अन्य मिलों के मामले में भी निर्णय लिया जाएगा। ये खबर आपको बताना इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाती है क्योंकि बंद पड़ी मिलों का मुद्दा आपने अक्सर अखबारों में या समाचार चैनलों में इसी तरह से सुना होगा, लेकिन इसके नतीजे की तरफ बढ़ता हुआ कोई कदम अभी तक इस तरह से नहीं देखा गया था। पहले हुकुमचंद मिल, फिर उज्जैन की विमल मिल और अब ग्वालियर की जेसी मिल। निश्चित तौर पर सरकार बंद पड़ी मिलों के मजदूरों के हितों के लिए इसी तरह एक एक कदम जो है वो आगे बढ़ा रही है। आज की इस घटना में, आज की इस इवेंट में, आज की इस खबर में यह साफ तौर पर हमें दिखाई देता है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अचानक जेसी मिल पहुंचे सीएम मोहन। 26 सालों से बंद पड़ी मिल का किया निरीक्षण। कभी देश की सबसे बड़ी मिल कहलाती थी जेसी मिल। बिरला ग्रुप के स्वामित्व में थी मिल। मजदूरों के परिवार से मिले सीएम मोहन। मजदूरों की बकाया राशि दिलाने का दिया आश्वासन। 8,037 कर्मचारी और श्रमिकों के भुगतान का चल रहा कोर्ट में केस। 6,000 कर्मचारियों के 135 करोड़ की है देनदारी। सीएम मोहन का यह अंदाज हजारों लोगों की खुशियां बन गया है। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर राहत भरी खबर सामने आई है। हजारों मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान आई है। दरअसल सीएम मोहन यादव उपचुनाव के प्रचार में विजयपुर पहुंचे। प्रचार के बाद सीएम ग्वालियर लौटे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एयरपोर्ट से ही सीधे झारखंड चुनाव प्रचार के लिए रवाना होना था, लेकिन वो जेसी मिल पहुंच गए। ये वही जेसी मिल है जो स्वतंत्रता पूर्व स्थापित देश के सबसे बड़े कपड़ा मिल कहलाता था, जो बिरला ग्रुप का था। उसका कॉटन न केवल देश में प्रसिद्ध था बल्कि दुनिया भर में निर्यात भी होता था। आधुनिकीकरण के कारण छटनी को लेकर यहां हुए बड़े श्रमिक आंदोलन के बाद कोर्ट ने 90 के दशक में जेसी मिल को आधिकारिक रूप से बंद करवा दिया था। और जब मिल बंद हुआ तो मिल पर 8,037 कर्मचारी और श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान को लेकर कोर्ट केस चल रहा है।
फिलहाल मिल पर जिंदा बचे 6000 कर्मचारियों के 135 करोड़ की देनदारी है और 500 से अधिक मजदूरों ने भुगतान के लिए कोर्ट में भी केस दायर किया है। जैसा मुझे बताया गया कि 8000 से ज़्यादा मजदूर यहाँ इस जेसी मिल के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं। कई मजदूर तो काल कवलित हो गए जिनने भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनके परिवार के अंदर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम हर हालत में मजदूरों की देनदारी चुकाएं। एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का निर्णय हो सकता है कि सीएम आएंगे यहाँ पर। पहली बार कोई सीएम चल कर आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से ये 98 से बंद पड़ा है जेसी मिल, कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसी उम्मीद जागृत हुई है। माननीय प्रद्युम्न सिंह जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जेसी मिल पहुंचे मुख्यमंत्री ने मिल का दौरा किया और श्रमिकों के परिवार से मिलकर उनका हाल जाना। मौके पर ही कलेक्टर और उद्योग विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि वे मुकदमा नहीं समाधान चाहते हैं, इसलिए इंदौर के हुक्मचंद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के 8000 श्रमिकों के हित में सरकार काम कर रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने जेसी मिल श्रमिकों के बकाया निपटाने के लिए सीएम का बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही जेसी मिल के मजदूरों का बकाया देनदारी चुकाई जाएगी। सीएम ने कहा कि जेसी मिल की खाली जगह पर आईटी सेक्टर से जुड़ी कोई इकाई भी स्थापित की जाएगी, जो जेसी मिल की 712 बीघा जमीन पर बनेगा। दूसरा, सरकार का निर्णय है कि ऐसी ज़मीनें जहां हम भविष्य में उद्योग के लिए या किसी और काम के लिए भी लें, लेकिन शहर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब चारों तरफ से शहर बढ़ गया तो ऐसे में ये एक तरह से बेगौरी स्थिति में पड़ा रहना या एक तरह से लावारिस स्थिति में रखना, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे इस बात का संतोष है, हमने अधिकारियों को लगाया हुआ है। मेरे यहाँ मित्र हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, यहाँ के हमारे विधायक और मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी और हम सब लोगों ने आकर के आज निरीक्षण भी किया है और हम निर्णय कर रहे हैं कि हर हालत में बहुत जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। बता दें कि इससे पहले सीएम मोहन यादव ने इंदौर की बंद पड़ी प्रसिद्ध हुक्मचंद मिल की मजदूरों को उनका बकाया पैसा दिलाने की बात कह चुके हैं और सीएम ने मजदूरों को भुगतान के लिए 464 करोड़ रुपए की राशि मंजूर भी कर दी थी। इसी तरह उज्जैन की विनोद विमल मिल पर भी सीएम ने मजदूरों के दर्द को समझने की बात कही थी और न्याय दिलाने की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर पिछले कुछ समय से जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन पहले भी हुआ है, लेकिन उसके प्री इवेंट्स जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कॉन्क्लेव्स के रूप में, वो गौर करने वाली बात है। हाल ही में यह खबर आई कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही विदेश दौरे पर होंगे और वहां पर भी वो प्रदेश में निवेश को लाने को लेकर कुछ प्रयास करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल पूरी खबर और उसकी डिटेल रिपोर्ट देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी दिशा में सबसे पहले प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। अब इसको व्यापक स्तर पर किया जाएगा ताकि इसका फायदा रीजन को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को हो सके। मध्य प्रदेश में अब GIS की बारी। सीएम जाएंगे विदेश, लाएंगे बड़ा निवेश। मध्य प्रदेश के विकास को मिली रफ्तार, युवाओं को रोजगार मिलेंगे अपार। उद्योग आएंगे, प्रदेश में खुशियां लाएंगे। मध्य प्रदेश में बड़ी विदेशी कंपनियां करेंगी निवेश। इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में बेहतर आर्थिक वातावरण बने, बेहतर अवसर लोगों को मिले और यहाँ का जो बौद्धिक क्षमता वाले हमारे युवा मित्र हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको यही काम मिले, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 नवंबर को मुंबई से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होंगे। वो ब्रिटेन और जर्मनी के कई उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। दरअसल मोहन सरकार की कोशिश है कि राज्य में निवेश के नए अवसर आ सके और विदेशी निवेशकों को नए साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के लिए निमंत्रण दे सके। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और प्रदेश सरकार की नीतियों को भी बताएंगे।
निवेश के लिए इन क्षेत्रों को किया चिन्हित ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा सेक्टर और अक्षय ऊर्जा, वस्त्र, स्वास्थ्य, पर्यटन और वेयर हाउसिंग। 24 से 30 नवंबर तक मुख्यमंत्री का ब्रिटेन और जर्मनी का दौरा प्रस्तावित है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। यह टीम यूके और जर्मनी में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। बता दें कि प्रदेश में निवेशकों के लिए भोपाल में होने वाली 7-8 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम भविष्य के लिए तैयार मध्य प्रदेश होगी। प्रदेश में भूमि, पानी, सस्ता, मानव संसाधन अनुकूल। 1 से 1.5 घंटे में प्रदेश से किसी भी महानगर पहुंचा जा सकता। अधोसंरचना विकास का चल रहा काम। 6 एक्सप्रेस वे प्रस्तावित। औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा रही। नई औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति तैयार। इकाइयों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा। वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और भी प्रभावी और व्यापक बनाया जा रहा है। प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद कर कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। निर्यात के क्षेत्र में प्रदेश ने काफी प्रगति की है और इसे और प्रोत्साहित करने के लिए नीति भी समिट के दौरान घोषित की जाएगी। जहां नर्मदापुरम में 7 दिसंबर को रीजनल कॉन्क्लेव होगी, इसकी भी तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है। जैसा कि जानकारी के 7 दिसंबर की हमारी नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद जिले में ये संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट होने वाली है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेशकों को इस नर्मदापुरम के क्षेत्र के अंदर की संभावना से जोड़ते हुए प्रदेश की आर्थिक बेहतरी के लिए हम काम करने वाले हैं। इसी में भी सभी सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। आईटी से लगा करके हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म या हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई या लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योग धंधे बढ़ा करके हमारे राज्य के लोगों के लिए जैसा जीवन बेहतर हो सकता है उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश के इस आह्वान का देश पे भी असर पड़ रहा है और इसी महीने इसी कारण से मैं विदेश भी जाने वाला हूं, जब भविष्य में फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट जो ग्लोबली होगी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मोहन सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा देसी ही नहीं विदेशी निवेश भी आए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद ही कमान संभाल रखी है। दूसरे राज्यों के उद्योगपतियों और निवेशकों से बातचीत का सिलसिला जारी है और अब विदेश जाकर भी बड़ी कंपनियों को प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में अब जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सितंबर 2023 में शिवराज सरकार ने प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इस आयोग का काम था कि राज्य के संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित किया जाए। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त और जनता के लिए सुलभ बनाना है। इस कवायद में 3 नए जिले, 1 नया संभाग और कुछ नई तहसीलें बनाने और कुछ तहसीलों को दूसरे जिलों में शामिल करने पर विचार चल रहा है। बताते हैं आपको कि अब प्रदेश के मानचित्र में किस किस तरह के कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए जिलों की। नर्मदापुरम जिले से अलग होकर पिपरिया को नया जिला बनाने का प्रस्ताव है। काफी लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। पिपरिया के अलावा जो है वो विदिशा, उसे भी सिरोंज तहसील को लेकर भी चर्चा चल रही है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील को अब नया जिला बनाया जा सकता है। इसकी मांग भी लंबे समय से चल रही है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो है कि विदिशा में जो है वो सांची को शामिल किया जा सकता है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है सांची, उसे भी रायसेन से अब जल्दी ही विदिशा जिले में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि दूरी जो है वो सिर्फ 23 किलोमीटर की है। 40 साल से बीना को जिला बनाने की मांग हो रही है और अब उम्मीद ये भी जाहिर की जा रही है कि आयोग इस पर अपनी मुहर लगा सकता है। जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर है सागर से बीना, और अगर बीना नया जिला बनता है तो खुरई, बीना, मालथौन, बांदरी, कुरवाई, पठारी और प्रस्तावित खिमलासा तहसील को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जल्दी से तहसीलों का नक्शा भी आपको बता देते हैं। जैसे कि सतना जिले में चित्रकूट को
नई तहसील बनाने का फैसला हो चुका है। राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। 24 नवंबर को चित्रकूट सतना की 9वीं तहसील बन जाएगा। इसी तरह से नर्मदापुरम में बुधनी तहसील को शामिल करने की बात चल रही है। 106 किलोमीटर की दूरी है बुधनी और सीहोर के बीच में, जबकि नर्मदापुरम से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है सीहोर। ऐसे में बुधनी के लोगों को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी परेशानी होती है। पांडुरना में शामिल हो सकती है बैतूल की मुल्ताई तहसील। भौगोलिक रूप से मुल्ताई पांडुरना के ज्यादा करीब है और ऐसे में इस बात की भी अब उम्मीद की जा रही है कि यहां पर यह बदलाव हो सकता है। धार जिले की कुक्षी तहसील को बड़वानी में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव है। धार से कुक्षी की दूरी 102 किलोमीटर है, जबकि बड़वानी से सिर्फ 27 किलोमीटर। और इसी क्रम में अब बात करेंगे संभागीय सीमाओं में बदलाव की। तो निमाड़ को नया संभाग बनाने की चर्चा जोरों पर है। 2012 में पहली बार निमाड़ को संभाग बनाने की मांग उठी थी। तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जनवरी 2024 को इंदौर संभाग के खरगोन में हुई एक बैठक में निमाड़ को अलग संभाग बनाने पर विचार जताया था। योजना के मुताबिक इंदौर संभाग के 4 जिले खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, इन्हें मिलाकर एक नया संभाग बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निमाड़ मध्य प्रदेश का 11वां संभाग होगा। धार जिले के औद्योगिक कस्बे पीथमपुर को इंदौर में शामिल करने की भी संभावना है। इंदौर से पीथमपुर की दूरी 26 किलोमीटर है, जबकि जिला मुख्यालय धार से इसकी दूरी है 48 किलोमीटर। इन सभी बदलावों के बीच एक बात तय है कि दिसंबर 2023 के बाद जब तक 2025 की जनगणना का काम पूरा नहीं हो जाता, कोई नया संभाग, जिला या तहसील अस्तित्व में नहीं आएगा। जनगणना महानिदेशालय ने दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ खबरों को लेकर। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।